हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं हमारी हिंदी पेडागोजी फॉर एचटेट सीटेट, ये दोनों के लिए है क्योंकि हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी एचटेट में भी आती है और सीटेट में भी आती है। ठीक है, एचटेट में ये 2023 में ही इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन सीटेट में ये बहुत सालों से आती है, इसलिए ये दोनों के लिए है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आप सीटेट के जो प्रीवियस ईयर हैं वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी दोनों की। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, भाषा विचारों को व्यक्त करने का साधन, विचारों को व्यक्त करने का साधन, सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में भाषा, मतलब ये बताया गया है कि कैसे कैसे भाषा के यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, भाषा विचारों का आदान प्रदान होता है। सामाजिक रूप से जब हम रहते हैं तो एक दूसरे के विचारों को समझना और तो सार्थक रूप, सामाजिक रूप को सार्थक बनाने के लिए, सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने के लिए भाषा जरूरी है। भाषा ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। अब ये मैंने आपको इंग्लिश में भी करवाया था, एक्विजिशन एंड लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो ये दोनों में ही आएगा। एक्विजिशन को बोलते हैं अर्जन। देखो, ए से एक्विजिशन, ऐसे ही अर्जन होता है। ठीक है, अधिगम का आपको पता ही होगा, जहाँ तक आपने पेडागोजी की है, अधिगम का मीनिंग होता है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या डिफरेंस है? भाषा जो अर्जन होता है, सिंपली भाषा अर्जन को आप कैसे याद करोगे? आप मदर टंग से याद रखोगे। मदर टंग, मातृभाषा। मातृभाषा जो हम अपने घर से सीखते हैं उसी को बोलते हैं मदर टंग। इसके लिए हमें किसी ग्रामर रूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, किसी फैक्ट्स के ऊपर या कुछ भी हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये अपने आप ही हमें आ जाती है, हमारे एनवायरनमेंट से हम इसे सीख जाते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना कुछ एफर्ट्स किए। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस प्रक्रिया या अवचेतन प्रक्रिया। अवचेतन प्रक्रिया यानी कि बिना कॉन्शियस हुए भी हम इसको सीख सकते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिहेवियर में अपने आप ही आ जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट में हमारे ये लैंग्वेज यूज़ होती है इसलिए। अनौपचारिक प्रक्रिया, अनौपचारिक क्यों है? इनफॉर्मल, क्योंकि इसको सीखने के लिए हमें किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल या किसी लैंग्वेज लैब में हमें जाना नहीं पड़ता, और इसको बोलते हैं मातृभाषा ही एकमात्र ऐसी है जिसको अर्जित किया जाता है। ठीक है, अर्जित यानी कि एक्विजिशन। अब है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग जैसे कि पहले भी बताया मैंने आपको, कॉन्शियस प्रोसेस है। लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो हमेशा सेकंड लैंग्वेज की होती है, सेकंड या थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज कौन सी? जिसको हम सीखना चाहते हैं, जिसको हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होती है एक कॉन्शियस प्रोसेस क्योंकि हम कॉन्शियसली उस लैंग्वेज को सीखते हैं। नियमबद्ध प्रक्रिया कैसे है? विद रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं, ग्रामर है उसकी, वो सब हम सीखते हैं। औपचारिक किस लिए है? क्योंकि हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाके इसको सीखते हैं। दूसरी लैंग्वेज या टारगेटेड लैंग्वेज को ही लर्निंग होती है या अधिगम होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं वही करवा रही हूँ। पता क्या, क्वेश्चन में एग्ज़ाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जो ये पीडीएफ है इससे आएंगे, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दूसरे होंगे आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे वो 1 से 2 क्वेश्चन आप बिना कुछ किए भी कर लोगे। ठीक है, और फैक्चुअल के लिए ये डाटा जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा, इसी चैनल के पोस्ट सेक्शन में। ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। अब है भाषा के विविध रूप। भाषा कितने रूप हैं भाषा के? ठीक है, पहले है मातृभाषा यानी कि मदर टंग, ये है पहला रूप जिसको बच्चा
बिल्कुल अपने परिवार से जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। दूसरी है राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज। अभी भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हम क्वेश्चन क्या होता है कई बार कि राष्ट्रभाषा हिंदी टिक कर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। संवैधानिक तौर पर हिंदी को मान लेते हैं, लेकिन ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा अगर आप राष्ट्रभाषा में हिंदी टिक कराते हो। नेक्स्ट है राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो रिटन पेपर्स में यूज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं औपचारिक भाषा भी। और कौन सी है हमारी? हिंदी। 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343(1) हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भाषा सीखने के चरण, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाषा सीखने के चरण। ये आप देखो, मैंने आपको इंग्लिश में ये नहीं करवाया तो आप हिंदी में कर लो, आपका दोनों में ही हो जाएगा, क्योंकि ये देखो मैंने साथ साथ इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो भी लिख रखा है, ठीक है। तो ये दोनों क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से आपके मैं बोलती हूँ 15 नंबर का मटेरियल है आपका, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी दोनों में आते हैं, तो 7-7 8-8 नंबर हिंदी से और इंग्लिश पेडागोजी से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही। तो ये 15 नंबर का दोनों क्लासेस में आपका कवर हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है कूकना। कूकना होता है कूइंग, कूकना बच्चा 6 हफ्ते तक ये प्रोसेस करता है। मतलब जो पहला बोलना बच्चा रोना, 6 हफ्ते तक तो रोना धोना ही होता है बच्चे का, देखो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कूकना। अब है बलबलाना। बलबलाना यानी कि बैबलिंग। देखो सेम वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो इजी है याद करना। बलबलाना होता है फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं, ठीक है। पहले 6 हफ्ते कितना हुआ? लगभग 1.5 महीने तक, ठीक है, तो कूइंग होता है। आगे 1 से 6 माह मतलब 6 महीने तक बच्चा क्या करता है? बैबलिंग। फिर एक शब्द चरण, मतलब एक शब्द बोलेगा बच्चा, वो कब तक होता है? 1 साल से 1 साल 4 महीने तक, यानी कि 16 महीने आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे आता है टेलीग्राफिक यानी कि वर्ड्स 2 वर्ड स्टेज, ठीक है, 2 वर्ड स्टेज। पहले में था 1 वर्ड बोलता है बच्चा, फिर 2 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, और ये कब होता है? 18 से 24 मंथ्स में, यानी कि 1.5 से 2 साल का बच्चा जब हो जाता है। नेक्स्ट है लंबे उच्चारण, यानी कि थोड़ा सा लंबे शब्द बोलना वो शुरू कर देता है। शब्दों को 2 से 3 शब्द, पहले में था 1 ही शब्द बोलता, फिर दूसरे में 2 शब्द बोलने लग गया, फिर 4-5 शब्दों को इकट्ठा वो बोल सकता है अपनी बात समझाने के लिए। ये कब होता है? 2 से 4 साल का बच्चा ये प्रोसेस करने लग जाता है, ठीक है। प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग 1 साल में बच्चा 3 शब्द सीखता है, 2 साल में 272 शब्द, और 5 साल तक बच्चा 2072 शब्द सीख लेता है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे है भाषा की विशेषताएं। मैंने जो बेसिक नहीं है, मतलब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो करवाई है। नहीं तो आप ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ईजिली, अगर आप ये वाला पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप ईजिली उस क्वेश्चन को कराओगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। सीडीपी हमने पढ़ी है तो इतना तो हम वैसे भी कराएंगे, ठीक है। तो भाषा एक व्यवस्था है जो अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण यानी कि फॉलो अप, दूसरे को फॉलो करके सीखी जाती है। जो दूसरा बोलेगा हम उससे सीखेंगे, ठीक है। अब भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्जित एक्विजिशन, ठीक है, अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील कैसे है? हम लाइफ में बहुत सी लैंग्वेजेस सीखते हैं, हर जगह की अपनी भाषा होती है, हर जगह का अपना डायलेक्ट होता है, तो भाषा जो है परिवर्तनशील है। भाषा सभ्यता के साथ विकसित होती है, ठीक है। भाषा प्रतीकात्मक यानी कि सिंबल की फॉर्म में होती है। भाषा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाती है। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये वर्ड्स जो है यहाँ पे आते हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे आपको हिंदी में, इसलिए। भाषा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाती है। संश्लेषण क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, संश्लेषण, आपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी है कभी? प्रकाश संश्लेषण,
जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसमें क्या होता है, सनलाइट से जो पेड़ पौधे हैं वो पौधे स्पेशली पौधे सनलाइट से ऊर्जा लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वो वही है, ये एक तरीके से मतलब दूसरों से ग्रहण करना। संश्लेषण क्या हुआ, ग्रहण करना, ठीक है। ग्रहण किया, संश्लेषण किया, उससे कहाँ जाता है, विश्लेषण की तरफ, यानी कि फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। विश्लेषण यानी कि उसको विस्तार से, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि विस्तार से अपने शब्दों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, हम इस काबिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी भाषा की विशेषताएं। अब देखो भाषा के रूप। भाषा के रूप मेनली होते हैं 3, पहला लिखित, दूसरा मौखिक और थर्ड है सांकेतिक। सांकेतिक यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में। अब देखो आगे, ये सिंपल जो है बस मैं वही करवा रही हूँ, आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। ऐसे तो बहुत कुछ होता है, करने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो है सिर्फ वही करो आप, ठीक है। भाषा का व्यवहारिक रूप क्या है, व्यवहारिक रूप कौन सा, जिसको हम बिहेवियर में लाते हैं, जिसको हम स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है जिसको हम स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। LSRW ये सीक्वेंस आप याद रखना, ये पहले भी मैंने इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको करवाया है और CDP में भी आता है ये, ठीक है। मोंटेसरी के अकॉर्डिंग या मंद बुद्धि बच्चों के लिए क्या है सीक्वेंस, जो लास्ट के 2 हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, LSWR हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे RW था, यहाँ पे हो जाएगा WR, ठीक है। तो लास्ट के जो 2 हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखो भाषा जो है 2 कौशल के तरीके से सीखी जाती है। देखो पहला है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव यानी कि रिसीव करना, रिसीव करना माने ग्रहण करना, ठीक है, अपने अंदर ग्रहण करना। दूसरा है अभिव्यक्तात्मक यानी कि प्रोडक्टिव स्किल, यानी कि प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को लैंग्वेज के थ्रू प्रोड्यूस करना। अब रिसेप्टिव स्किल्स या गत्यात्मक कौशल में कौन से आते हैं, जिनमें हम रिसीव करते हैं, कौन से, जैसे कि सुन के हम करते हैं और पढ़ के हम करते हैं। सुनने को बोलते हैं श्रवण और पठन को बोलते हैं पढ़ना, पढ़ना, ठीक है। अब प्रोडक्टिव स्किल्स जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं अपने थॉट्स को, इसमें आता है लिखना, लिख के हम अपने शब्दों को व्यक्त करते हैं, और दूसरा अपने बोल के यानी कि वाचन। वाचन पठन के लिए भी हम कई बार यूज़ करते हैं, जो वाचन शब्द का है। अब देखो इसमें क्या है, जो पठन और लिखन, पठना, पठन और लेखन। पठन और लेखन क्या है, ये लिखित भाषा के हैं, ठीक है। और सुनना और बोलना ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल। देखो आप प्रैक्टिकली यूज़ करके देखो, बोलना और सुनना क्या है, उच्चारित यानी कि उच्चारण वाले, ठीक है, उच्चारण के थ्रू ये किए जाते हैं। और पठन और लिखना, पढ़ना लिखना तो लिखित है, नॉर्मल बात है, ठीक है। अब है पठन। पठन कितने टाइप का होता है, पठन होता है पढ़ना, रीडिंग या वाचन भी इसको बोल देते हैं। पठन होता है 2 टाइप का, मौन पठन और सस्वर पठन। मौन पठन यानी कि साइलेंट रीडिंग, सस्वर पठन यानी कि लाउड रीडिंग। ये इंग्लिश में भी हमने किया है, साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग। प्रत्यक्ष पठन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि हम किताब में से पढ़ के लाउड रीडिंग कर रहे होते हैं। मौन पठन में क्या होता है, ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित होता है, बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा होता है मौन पठन, ताकि वो ज़्यादा ग्रैस्प कर सके नॉलेज। उच्चारण अच्छा होता है, सुनने अच्छा ज़्यादा विषय पढ़ पाएगा, बच्चा ज़्यादा विषय पढ़ पाएगा बाय साइलेंट रीडिंग, क्योंकि किसी को उसका बार बार बोलना नहीं है कुछ भी, तो इस तरीके से ज़्यादा ग्रैस्प कर पाएगा वो नॉलेज। सस्वर पठन में क्या है, लाउड रीडिंग, सुनने व बोलने का कौशल अच्छा होता है, ठीक है। यानी कि जब कोई रीडिंग कर रहा होता है तो हम सुनते हैं, और जब हम बोलते हैं, हम खुद से स्पीकिंग करते हैं, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, ठीक है। इसमें रस भी आता है, जैसे कि हम पोएम पढ़ते हैं तो हमें कितना मज़ा आता है, तो ये उसी टाइप से बोल रहे हैं, ठीक है। सस्वर पठन में क्या है, इसको मॉडल रीडिंग भी बोलते हैं। मॉडल रीडिंग कैसे, हमारे सामने एक मॉडल होता है, मॉडल कौन, टीचर। टीचर हमें पहले
रीडिंग करके दिखाएगा, फिर बच्चे उसको फॉलो करेंगे यानी कि अनुकरण करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। आदर्श कौन होगा, यानी कि मॉडल कौन है, हमारा टीचर। ठीक है, तो आदर्श पठन किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा, और अनुकरण पठन किसके द्वारा किया जाता है, छात्र के द्वारा। ये बात आप ध्यान रखोगे। अब है छात्र दो टाइप से पठन करता है। पहला है व्यक्तिगत, यानी कि खुद से ही, जैसे कि मौन रीडिंग हो गया, ये साइलेंट रीडिंग हो गया या मौन पठन हो गया, वो तो हो गया कि बिना बोले, लेकिन ये है बोल के लेकिन खुद पढ़ना बस। ठीक है, और दूसरा है सामूहिक या समवेत पठन, जिसको बोलते हैं ग्रुप रीडिंग भी बोलते हैं इसको, और ये वर्ड थोड़ा सा नया है, इसको कोरल रीडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कोरल रीडिंग, तो ये वर्ड आप ध्यान रखना। अब है मौन पठन। मौन पठन वैसे तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और देख लो, ये मैंने आपको इंग्लिश में भी करवाया है। मौन पठन यानी कि साइलेंट रीडिंग, इसमें आता है गहन पठन। गहन यानी कि सीरियस रीडिंग, या रिफ्लेक्टिव रीडिंग भी बोल सकते हैं, चिंतनशील। रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील रीडिंग, जिसमें हम सोच विचार करते हैं, अच्छे से पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं कि कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, मतलब हर चीज़ पे पूरा हमारा फोकस होता है। ठीक है, इसकी रीडिंग में आती है प्रेरणादायक पुस्तकें होती हैं जैसे, ठीक है, उनको पढ़ना, कुछ नॉलेज लेने के लिए जिसको हम याद रखें। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ना बुक्स को, तो वो आता है इसमें। और होता है इसमें द्रुत पठन। द्रुत पठन स्पीड रीडिंग, द्रुत यानी कि स्पीड से पढ़ना। ठीक है, तो समाचार पत्र आ गया इसमें। अब द्रुत पठन दो टाइप का होता है, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में भी करवाया था, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग में क्या होता है, स्किमिंग को बोलते हैं गत्यात्मक पठन। गत्यात्मक यानी कि गति में, गत्यात्मक को कैसे करोगे, गति में। ठीक है, विचरणात्मक यानी कि जहाँ पे कुछ विशेष आए उसको इकट्ठा करना, कुछ विशेष ढूंढने के लिए पढ़ना। स्कैनिंग में कुछ विशेष ढूंढने के लिए पढ़ना, और स्किमिंग में पूरा पढ़ना और स्पीड में पढ़ना। ठीक है, एक बार देखो, तेजी से पढ़कर मुख्य बिंदुओं को समझाया जाता है स्किमिंग में, जैसे समाचार पढ़ना, लेख, रिपोर्ट पढ़ना। ठीक है, स्कैनिंग में क्या होता है, विशेष जानकारी जैसे तिथि, नाम, आंकड़े या कुछ कोड वगैरह हो तो उनके लिए। परीक्षा में उत्तर ढूंढने में सहायक, तो परीक्षा में उत्तर ढूंढने के लिए पढ़ना। तो इस तरीके से मतलब प्रश्न पढ़ना अच्छे से और फिर उसका आंसर निकालना। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप याद रखोगे, जैसे कि इमिटेटिव रीडिंग क्या होता है, अनुकरण करना। इमिटेट यानी कि नकल करना होता है, वैसे अनुकरण फॉलो अप भी बोल सकते हो आप, अनुकरण को बोल सकते हो फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप। दूसरा है डायलॉजिक रीडिंग। डायलॉजिक यानी कि संवादात्मक, डायलॉग्स की फॉर्म में संवाद, एक दूसरे से मतलब अपने विचार व्यक्त करके हम बोल सकते हैं, डिबेट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब है क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग होता है कि जब हम किसी बुक को, समझ लो, जब हम पढ़ते हैं तो उसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स हम निकाल पाएँ। ठीक है, प्रूफ रीडिंग, ये वर्ड थोड़ा सा टफ है इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है विहंगावलोकन। प्रूफ रीडिंग होता है विहंगावलोकन, और ये कब होता है, जब हम हमारा जो टेक्स्ट है या कुछ भी तैयार कर लेते हैं और उसको फाइनल रीडिंग के तौर पे हम देख सकते हैं कि फाइनल रीडिंग हो जाए एक बार किसी को पब्लिश करने से पहले। ठीक है, तो ये होती है प्रूफ रीडिंग। अब है लेखन। लेखन यानी कि राइटिंग स्किल, लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। चिन्हों, प्रतीकों के माध्यम से भाषा को लिखना क्या कहलाता है, लिपि। पहली लिपि कौन सी है, ब्राह्मी, याद रखना, पहली लिपि ब्राह्मी। और हिंदी की कौन सी है, देवनागरी। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। जैसे पंजाबी की भी, ठीक है, इंग्लिश की भी। ठीक है, तो इस तरीके से पंजाबी की है जैसे गुरमुखी, गुरुओं के मुख से निकली तो गुरमुखी। इंग्लिश की है फारसी। ठीक है, इंग्लिश की है फारसी। सो इस तरीके से एक दो के आप याद कर लेना। अब है स्टेप्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के सोपान यानी कि स्टेप्स क्या है। फर्स्ट
हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करना यानी कि संग्रहण करना, ठीक है। दूसरा उसको अरेंज करते हैं यानी कि व्यवस्थीकरण, व्यवस्था करते हैं, उनको सीरियल में करेक्ट सीक्वेंस में लगाते हैं। नेक्स्ट है प्रारूप तैयार। प्रारूप क्या होता है? ड्राफ्ट। प्रारूप होता है ड्राफ्ट तैयार करना या उसकी रूपरेखा तैयार करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट है संपादन। संपादन हो गया लेखन, ठीक है। लेखन के बाद कुछ कमियां होगी तो उसको बोल देते हैं एडिटिंग करना, ठीक है। फिर फाइनल होता है पुनरावृत्ति या पुनर्दर्शन, मतलब लिखने के बाद फिर से रीडिंग करना। यहीं पे आ जाता है हमारा प्रूफ रीडिंग वाला स्टेप। अब है प्रकार, किस चीज़ के? राइटिंग के। राइटिंग के प्रकार, पहला है सुलेख। सु जब लग जाता है यानी कि पॉजिटिव, सुलेख यानी कि सुंदर लेख, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैलीग्राफी। दूसरा है अनुलेख। जब भी अनु आगे लगा हो, अनु का मतलब है कॉपी करना, अनु का मतलब है कॉपी करना, अनुकरण करना, ठीक है। जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे उनको हम अपनी नोटबुक में लिखें तो उसको बोलते हैं अनुकरण करना। या फिर बिल्कुल छोटे बच्चों के आपने कई बार देखी होंगी बुक्स, उनमें क्या होता है ऐसे डॉट डॉट करके, जैसे ए बनाया हुआ है तो इस तरीके से डॉट 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 करके फिर बच्चे उसके ऊपर पेंसिल से ऐसे लिखना सीखते हैं, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं अनुकरणात्मक। ये है ट्रेसिंग, ठीक है। आगे है श्रुतलेख। श्रुत होता है सुनना, श्रुत होता है सुनना, ठीक है, तो सुनकर लिखना। जैसे कि टीचर आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो बोल रहे हैं और आप उनकी स्पेलिंग सीख रहे हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं श्रुतलेख। अब है लेखन की शिक्षण विधियाँ। लेखन शिक्षण विधियाँ, फर्स्ट है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। लकड़ी के टुकड़े को वर्णों के आकार में काटना, ये एक तरीके से इसको मॉडल भी बना सकते हैं, मॉडल बना के अपनी लिखना, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग और बोलते हैं हैंड्स इन एक्टिविटी, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि होता है इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, इसको रचनात्मक विधि भी बोलते हैं। एक है जैक्टोट। जैक्टोट विधि दृष्ट लेखन, जैसे कि बोर्ड के पे लिखे गए वर्ड्स को अपनी बुक में, ठीक है, बुक में लिखना। ये छोटे बच्चों के लिए होता है, ठीक है, बड़ों के लिए नहीं होता, इसलिए बुक का यूज़ हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सीटेट में, आई थिंक, मेरे को ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो यूजफुल फॉर प्राइमरी, ये देखो यहाँ पे लिखा हो, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए जैक्टोट मेथड। नेक्स्ट है शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की विधियाँ, ये मैंने आपको इंग्लिश में भी करवाया है, आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होती है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है। मैंने आपको इसकी ट्रिक कराई थी IPG, यानी कि इंडक्टिव रीडिंग, इंडक्टिव मेथड। P से पर्टिकुलर, पर्टिकुलर क्या होता है? एग्जाम्पल, यानी कि कोई एक एग्जाम्पल देना, ठीक है। और G से जर्नल, जर्नल ट्रूथ बना देना, उस एग्जाम्पल से जर्नल ट्रूथ क्रिएट करना, ठीक है। तो ये होता है इंडक्टिव मेथड में। डिडक्टिव में होता है DGP, उसका उल्टा। डिडक्टिव G से जर्नल, P से पर्टिकुलर, यानी कि जर्नल रूल से पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स पे जाना। जैसे उदाहरण से नियमों की तरफ जाना, और ये है नियम से उदाहरण की ओर जाना। अब इंडक्टिव में और क्या है, इसी को बोलते हैं, देखो इसको कैसे कनेक्ट करोगे आप। जैसे इंग्लिश में फॉर एग्जांपल आपने याद कर लिया तो आगमन इंडक्टिव, निगमन मतलब आगमन आया कोई, इन आना क्या होता है, किसी का आना यानी कि अंदर आना, तो इन, ठीक है, इंडक्टिव। डिडक्ट होना निगमन, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लोगे आप, ठीक है। अब है विशिष्ट से सामान्य। आगमन में क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात जैसे कि हमें एग्जाम्पल दे दिए, हमें एग्जाम्पल उन चीज़ों के दिए जाते हैं जिनका हमें पहले से पता हो, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। अज्ञात क्या है? जो जर्नल रूल्स हैं हमें वो नहीं पता, तो हम जाएंगे अज्ञात की ओर। अब है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सूक्ष्म क्या होते हैं? जो हमारे रूल्स हैं वो सूक्ष्म होते हैं, ठीक है।
तो ये बात ध्यान रखना, जो रूल्स हैं वो सूक्ष्म होते हैं, तो हम कैसे जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं आगमन विधि में। और एग्जाम्पल ये दिया है पहले से, जैसे एग्जाम्पल है पहले से संज्ञा के उदाहरण, पहले उदाहरण दिए फिर उसकी परिभाषा, ठीक है। और डिडक्टिव देखो या निगमन विधि जिसको बोलते हैं, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल। एग्जाम्पल, पहले हमें परिभाषा दे दी, जैसे कि नॉर्मली हमारी टीचिंग होती है, पहले परिभाषा फिर उदाहरण देना, ठीक है। तो ये था आगमन निगमन विधि। अब है हिंदी भाषा की विधि। हिंदी भाषा की पहले है अर्थबोध विधि। हिंदी भाषा को सीखने की विधि बोल सकते हैं, या हिंदी टीचिंग के आप विधियां बोल सकते हो। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वही करवाई हैं, क्योंकि ये हम इंग्लिश में भी कर चुके हैं, और इंग्लिश में मैंने आपको प्रॉपर हिंदी में ही समझाया है, क्योंकि बाइलिंगुअल क्लास होती है, तो आपको आप वहाँ से भी इजीली कर सकते हो इसको। पहली है अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि में क्या होता है, मतलब मीनिंग निकाल के, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग समझा के स्टडी करवाना, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, गद्य शिक्षण में सहायक, गद्य शिक्षण में सहायक होती है। व्याख्या यानी कि लेक्चर विधि, पैराग्राफ की व्याख्या करना, तो इस तरीके से। अब है समीक्षा। समीक्षा में होता है एनालिसिस, मेनली रिवीजन एंड एनालिसिस। समीक्षा करना, एनालिसिस करना, ठीक है। समीक्षा विजन एंड विश्लेषण, रिवीजन एंड विश्लेषण होता है इसमें, ठीक है। पुनर्निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण रिकैप्चुलेशन मेथड भी बोलते हैं। पुनर्निरीक्षण क्या होता है, पुनर होता है दोबारा, ठीक है। पुनर का मीनिंग होता है दोबारा। तो पूरा पढ़ाने के बाद एंड में जब टीचर समराइज करता है, ठीक है, लेसन को समराइज करता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की क्या पढ़ा हमने, तो उसको बोलते हैं रिकैप्चुलेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्निरीक्षण विधि। अब गद्य और पद्य में कन्फ्यूज़न होती है भाई, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिख दिया, मेरे को बहुत होती थी इसलिए थोड़ा सा। गद्य होता है प्रोज राइटिंग, गद्य यानी कि प्रोज राइटिंग, निबंध, कहानी, नाटक, संवाद, पत्र। पद्य होता है पोइट्री, जिसमें होते हैं पद। पद किस में होते हैं, पोइट्री में, यानी कि कविता, गीत, जिसमें म्यूजिकल टोन हो, ठीक है, तो वो होती है पद्य यानी कि पोइट्री। अब कुछ इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला, अच्छे अपने पॉइंट्स दिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की इंग्लिश में भी मैंने आपको करवाया, इंग्लिश में थोड़ा करवाया, लेकिन यहाँ पे डिटेल में करवाया, और जो भी इन्होंने पॉइंट्स दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, फर्स्ट इन्होंने क्या बताया, इननेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। इन्होंने क्या बोला कि बच्चा जो है वो बचपन से ही, मतलब अब जन्मजात, अपने साथ लैंग्वेज को एक्वायर करने की एबिलिटी लेके आता है, अपने साथ लैंग्वेज को सीखने की क्षमता लेके आता है। प्रत्येक बालक भाषा को सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ ही पैदा होता है। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि ये जो क्षमता है, ये जो एबिलिटी है, इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखोगे। हिंदी में बोलते हैं भाषा अर्जन यंत्र, और ये 5 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है 5 साल की उम्र तक, आप अपने बच्चे को जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सिखा सकते हो उतनी ज़्यादा सिखाओ, 2 से 3, मतलब उसकी डेवलपमेंट के लिए ये अच्छा ही है, और ये बहुत जल्दी वो बच्चा सीख जाएगा। आप खुद कोशिश करके देखो, उसके साथ बार बार ऐसे वर्ड्स यूज़ करो, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ सिखाओ आप, ठीक है, तो इंग्लिश में भी हो जाएगा, इंग्लिश में भी दोनों वर्ड्स बच्चा इजीली सीख जाएगा 5 साल तक, क्योंकि उनका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। अब है, उन्होंने क्या बताया, विश्व की जो सभी भाषाएं हैं एक मूल व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित है, यानी कि सभी भाषाओं की एक यूनिवर्सल ग्रामर, मूल व्याकरण होती है, उन्होंने ये कहा।
अब है वाइगोस्की के थॉट्स। वाइगोस्की ने क्या कहा कि स्टार्टिंग के कुछ सालों में जो लैंग्वेज और थॉट हैं, भाषा और विचार हैं, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में वो जाके एक हो जाते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद वो जाके एक हो जाते हैं। और क्या बोला उन्होंने, लैंग्वेज इज अ टूल, लैंग्वेज एक यंत्र है। एक उन्होंने पॉइंट बताया इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन यानी कि अंतरीकरण करना, कैसे, बाहरी वातावरण यानी कि सोसाइटी या बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है उससे उस बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके, यहाँ पे चीखना नहीं आएगा, सीखना आएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सीखना कर लेना। तो एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट यानी कि सोसाइटी प्लस लैंग्वेज इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट, ये किसने बोला, वाइगोस्की ने। अब है जीन प्याजे। जीन प्याजे ने क्या बोला है, अहम केंद्रित वाक, अहम केंद्रित वाक 2 से 6 साल का बच्चा, अहम केंद्रित वाक होता है खुद से बातें करना, ठीक है, अहम केंद्रित वाक खुद से बातें करना, ये किसने बोल दिया है पॉइंट, जीन प्याजे ने। बाकी इन्होंने लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला। अब है जॉन डीवे ने दी है ट्राइपोलर प्रोसेस, किसकी, टीचिंग की। ये थोड़ा सा लेवल हाई है, पीजीटी लेवल पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप कर लोगे तो बेटर है, ठीक है। तो जॉन डीवे ने दी है ट्राइपोलर प्रोसेस यानी कि त्रिआयामी सिद्धांत। पहला है अध्यापक, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा है छात्र, यानी कि 3 जो हैं हमारे ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है टीचर, टीचर का मेन रोल होता है, छात्र का भी मेन रोल होता है। तो ये छात्र और टीचर एक दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन और ये दोनों किसके थ्रू कनेक्टेड हैं, विषय वस्तु यानी कि मटेरियल के थ्रू, सब्जेक्ट मैटर जो भी है उसके थ्रू। अब है टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कौन कौन से, पहला है दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड, जिससे हम देख के लर्निंग करते हैं, श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक, मानचित्र और चार्ट। श्रव्य सामग्री जिसके हियरिंग एड्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि रेडियो यानी कि सुन के हम जिससे सीखते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर। ऑडियो विजुअल यानी कि जो दोनों का काम करे, जिससे सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, तो वो है फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविज़न और मानचित्र। ऐसे आपको बहुत से मिलेंगे, क्वेश्चन में आएगा तो आप कर लोगे। अब ये टॉपिक देखो भाई, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवैल्यूएशन आपका सीडीपी का भी यहीं से कवर हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पे आपको बहुत से जो टॉपिक हैं वो सीडीपी के मिलेंगे, 2 से 3 टॉपिक्स तो ज़रूर, ठीक है। जैसे कि ये इवैल्यूएशन आपको मैंने इंग्लिश में भी करवाया और हिंदी में भी करवा रही हूँ, अलग से अब सीडीपी में इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से अच्छे से कर लो। मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन होता है आकलन प्लस मापन, दोनों का जोड़ जो होता है उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। अब है आकलन। आकलन क्या होता है, असेसमेंट, और मापन क्या होता है, मेजरमेंट। तो इनको वर्ड्स को आप अच्छे से रट लो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब जो है मेजरमेंट और असेसमेंट, ये किसका पार्ट है, इवैल्यूएशन का। मैंने आपको बताया इवैल्यूएशन का ही पार्ट है ये दोनों। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कैसे सीखता है। असेसमेंट में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि बच्चे के लर्निंग का तरीका क्या है। मेजरमेंट में क्या है कि बच्चे ने कितना % सीखा, क्या बच्चे ने सीख लिया, जो सिखाया गया क्या उसने अच्छे से सीखा, तो ये सब होता है मेज़र करने में। मेज़र यानी कि मार्क्स से होता है, ठीक है, मार्क्स से मेज़र करते हैं हम कि उसने सीख लिया या नहीं। असेसमेंट होता है 2 टाइप्स का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इंग्लिश में, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव रचनात्मक, रचनात्मक कैसे कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं जब चाहें। ये होता है पढ़ाई के दौरान। पढ़ाई के दौरान क्यों होता है, ताकि बच्चे की जो भी कमी हो उसको साथ ही साथ ठीक किया जा सके। सबमेटिव होता है योगात्मक, यानी कि योगात्मक से कैसे आप लगाओगे, योग यानी कि 2 सेमेस्टर्स का योग,
यानी कि 2 सेमेस्टर्स को जोड़ के फाइनली रिजल्ट दे दिया जाता है। ये कब होता है? या तो साल के बीच में या साल के अंत में। अब है डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल, डायग्नोस्टिक होता है बच्चे की प्रॉब्लम को समझने के लिए जो होता है, जिसको बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण, यानी कि कमी खोजने के लिए निदानात्मक। और फिर है रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक, यानी कि उपचार देना, उपचार देना यानी कि कमी का सॉल्यूशन बताना। अब ये देखो, ये 3 हैं, अचीवमेंट टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। इन तीनों में डिफरेंस देखो। अचीवमेंट यानी कि बच्चे ने कुछ उपलब्धि पा ली, अचीव कर लिया, तो ये किस लिए है? बच्चे ने क्या सीखा? ऑलरेडी लर्नड, ऑलरेडी लर्नड जो चीज़ें होती हैं बच्चे की, बच्चे ने पहले से ही क्या सीख रखा है, यानी कि पास्ट नॉलेज से कनेक्ट होता है क्या? अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में आता है दक्षता, और एप्टीट्यूड होता है अभिरुचि। एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि। एफिशिएंसी टेस्ट दक्षता, जैसे कि टास्क बेस्ड होता है ये, एबिलिटी टू अकम्प्लिश टास्क इफेक्टिवली, क्या बच्चा जितने उसको टास्क दिए गए क्या उसने अच्छे से कंप्लीट किए, तो एफिशिएंसी उनसे पता लगती है। एप्टीट्यूड में क्या होता है? पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लर्निंग, यानी कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है सीखने में या नहीं। इसका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट का पास्ट नॉलेज से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, मतलब जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये होता है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि होगा, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान जो है वो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर लर्निंग के लिए कि बच्चे का रुचि उसमें है या नहीं। अब है प्राइमरी स्किल एंड रीइंफोर्समेंट, यानी कि प्राइमरी स्किल होगी हमारी सुनना और बोलना, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नॉर्मली ऐसे लगाओ, क्या सुनने के लिए हमें कुछ जोर लगाना पड़ता है? क्या बोलने के लिए कुछ मतलब सीखना पड़ता है कि ऐसे बोलना है, नहीं बोलना? स्टार्टिंग से ही बच्चा अपने आप बोलना सीख जाता है ना, ठीक है। इसी तरीके से अपने आप सुनना सीख जाता है। तो इसमें आती हैं ये प्राइमरी स्किल्स। रीइंफोर्समेंट यानी कि जिनके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़े, यानी कि बल लगाना पड़े, तो पुनर्बलन। पुनर्बलन में आती है बोलना और लिखना। लिखना तो है ही है, देखो लिखना बच्चे को सिखाना ही पड़ता है, ठीक है। और बोलना कैसे? सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे बोलना है, किस कल्चर में कैसे लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। तो कायदे कानून क्या होते हैं बोलने के, ये सब बोलना सीखता है बच्चा रीइंफोर्समेंट के थ्रू। अब है मल्टीलिंग्वलिज्म, यानी कि बहुभाषिकता का सिद्धांत। इसमें क्या है? मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करना। मैंने आपको पहले भी बताया कि एनसीएफ के द्वारा मातृभाषा को प्राइमरी में यानी कि 5th क्लास तक, 1st to 5th तो ज़रूरी है कि आपको, अगर बच्चे को टारगेटेड लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, तो उसको उसकी मातृभाषा में समझाया जाए, ठीक है, चाहे वो कोई भी है उसकी मातृभाषा। अगर 1st to 5th के बाद भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, 5th के बाद, तो उसको लेवल को बढ़ा के 8th क्लास तक कर दिया जाए, तो 8th क्लास तक बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख सकता है। अब है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र, इसमें ये एनसीएफ ने भी एनसीएफ में भी बोला गया इसके बारे में, लेकिन ये दिया किसने था सबसे पहले, ये सुझाव किसने दिया था? कोठारी कमीशन में इसका सुझाव दिया गया था। इसमें क्या है? पहली भाषा यानी कि मातृभाषा बोलते हैं इसको, या क्षेत्रीय भाषा, ये क्षेत्र आएगा यहाँ पे, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। द्वितीय भाषा यानी कि जो लैंग्वेज, जो स्टेट्स हिंदी नहीं बोलती उसके लिए द्वितीय भाषा हिंदी होगी, लेकिन जो स्टेट्स हिंदी बोलती हैं यानी कि हिंदी भाषी हैं, उनके लिए जो दूसरी भाषा होगी वो इंग्लिश होगी। तो तृतीय भाषा में क्या आएगा? तृतीय भाषा जो स्टेट्स हिंदी यूज़ करती हैं, ठीक है, उनके लिए थर्ड लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी होगी। मतलब जो, देखो, जो हिंदी नहीं बोलती, ठीक है, पहली तो होगी मातृभाषा, दूसरी उन्होंने हिंदी यूज़ कर ली, और तीसरी जो की वो है इंग्लिश। और
जिनके में है कि सेकंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश बन गई, जैसे कि हरियाणा में ही लगा लो, सेकंड लैंग्वेज क्या बन गई? इंग्लिश। पहली है हिंदी, सेकंड बन गई इंग्लिश, तो थर्ड लैंग्वेज अपने आप में जो बची वही होगी जर्मन या टारगेटेड लैंग्वेज, कोई भी और हो सकती है। ठीक है। अब है लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, इतना मुश्किल नहीं है, कर लो। हर्बर्ट मॉरिसन हंट, इसको यही ट्रिक है याद करने की, पहला मेमोरी लेवल, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये है लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल पे क्या होता है? रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारना सिखाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि सेकंड लेवल है, इसमें क्या होता है? बच्चे को जानकारी को समझाया जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेकंड लेवल में अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझाना, बच्चे को जानकारी को समझाया जाता है कि दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, तो इस तरीके से। रिफ्लेक्टिव लेवल ये होता है बच्चे का अपना खुद का, इसमें बच्चा क्या रिफ्लेक्ट करता है यानी कि चिंतनशील स्तर, बच्चा क्या चिंतन करता है उसके बारे में, तो गहराई से सोचना, विश्लेषण करना, समस्याओं का समाधान निकालना, ये बच्चा खुद से करता है। ठीक है, पहले को बोल मेमोरी यानी कि स्मृति, याद, स्मृति स्तर। अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोध होना किसी चीज़ का, चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव। इनको ट्रिक कैसे थी? हर्बर्ट मॉरिसन और हंट, HMH भी याद कर सकते हो, ऐसे भी हो जाएगा आपका, इतना मुश्किल नहीं है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, हर्बर्ट मॉरिसन हंट। ठीक है, ऐसे ही याद किया था मैंने, तो इजी है, हो जाएगा। तो ये थी आपकी हिंदी पेडागोजी, यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।